नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो सी यू ई टी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके यूपी टी जी टी पी जी टी से याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस है वो आपके टॉपिक वाइज अब कवर करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज़ को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन जो है आपके व्यक्ति हैं जिन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो दिया है। आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं यूटिलिटी और यूटिलिटी से रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यूटिलिटी क्या होती है। मीन्स आपका जो सेटिस्फैक्शन है वही आपकी यूटिलिटी कहलाती है। ओके, अब यूटिलिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक आपका होता है कार्डिनल यूटिलिटी, ओके, और एक होता है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, कार्डिनल मतलब क्या होता है, नंबर्स। ओके, हम जब यूटिलिटी को नंबर्स में मेज़र करते हैं 1 2 3 4, तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो इसको दिया किसने है? इसको आपके मार्शल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट दिया। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, और इसी के अंतर्गत हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ते हैं आपका कार्डिनल यूटिलिटी के अंतर्गत। ओके, क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, MU से लिख दे रही हूँ मैं, ये पढ़ते हैं। जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है किसके द्वारा दिया गया है, वो हिग्स एंड एलन के द्वारा दिया गया है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी। ओके, और याद रखिएगा कि यहाँ पर हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और रिवेल प्रेफरेंस दो चीज़ों को पढ़ते हैं। आपका IC इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और आपका रिवेल प्रेफरेंस। ओके, तो ये दो चीज़ें पढ़ते हैं। अब हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि आपका जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा कि मार्शल के द्वारा जो है आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दिया गया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। कार्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया है, बार बार ये पेपर में पूछता है, तो याद रखिएगा कि आपके मार्शल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन। हम कंज्यूमर का बिहेवियर किस में स्टडी करते हैं? क्या हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, क्या हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, या फिर हम इनकम एनालिसिस में पढ़ते हैं, या फिर हम नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा कि ये जो कंसेप्ट हम कंज्यूमर बिहेवियर का पढ़ते हैं वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, हम याद रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ हम कंज्यूमर की बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, यानी सिर्फ इंडिविजुअल की स्टडी जब हम करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। जब हम किसी का एग्रीगेट स्टडी कर रहे होंगे तो वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। तो यहाँ पर आपके कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, समझते हैं इसको। तो पहला स्टेटमेंट है, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर। दूसरा आपका है, यूटिलिटी मीन्स फंक्शन और इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर, कितना हमारा डिज़ायर इंटेंस है उसको बताता है यूटिलिटी। एंड थर्ड है आपका, डिज़ायर ऑफ कंजप्शन गिव्स बर्थ टू यूटिलिटी। ठीक है, हम कंजप्शन करते हैं तो हमें यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये सारे जो आपके पॉइंट्स हैं वो करेक्ट है। ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है, मीन्स सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सेटिस्फैक्शन जो होता है हमें यूटिलिटी में हम देखते हैं। ओके, यानी पावर ऑफ सेटिस्फाइंग पावर जो होती है किसी भी कमोडिटी की, वो यूटिलिटी कहलाती है। यानी हमारी डिज़ायर कितनी ज़्यादा इंटेंस है वो भी हम यूटिलिटी में ही देखते हैं। एंड डिज़ायर ऑफ कंजप्शन गिविंग बर्थ टू यूटिलिटी, कभी कभी हम कुछ चीज़ों को खा के हमें यूटिलिटी मिलती है, तो वो भी आपका यूटिलिटी ही है। यानी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन जो है आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में पूछा जाता है कि गॉसियन का फर्स्ट लॉ क्या है। ठीक है, तो गॉसियन का जो फर्स्ट लॉ है वो आपका क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, इसको हम लोग गॉसियन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ये आपके बहुत सारे पेपर में देता है गॉसियन फर्स्ट लॉ। अब गॉसियन फर्स्ट लॉ है क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जैसे जैसे हम कंटिन्यूअस कंजप्शन करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो यूटिलिटी है वो क्या होते जाती है, आपकी डिक्लाइन करते जाती है ना, कम होते जाती है। यानी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती है। जैसे सपोज़ आजकल आम का सीज़न चल रहा है, अब आप आम खाते हो, अगर आपको एक आम दिया जाए तो आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पर एक टाइम के बाद आप देखोगे कि आपकी यूटिलिटी क्या हो रही है, लगातार क्या हो रही है, डिक्लाइन कर रही है ना, गिर रही है।
तो उसको हम लोग बोलते हैं, फिर एक टाइम आता है आपका ज़ीरो हो जाता है यूटिलिटी, फिर नेगेटिव, ठीक है, इसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी का बोलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार क्या हो रही है, गिरती जाती है, जैसे जैसे हम कंटिन्यूअस कंजप्शन करते जाते हैं। तो वही हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जिसको कि गॉसेन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे हम मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है करेक्ट है। आप सभी को पता होगा कि एक होती है टोटल यूटिलिटी और एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। हम कभी भी एवरेज यूटिलिटी के कंसेप्ट को नहीं यूज़ करते हैं। आपने कभी भी एनालिसिस किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट आता है, मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट आता है, पर एवरेज यूटिलिटी कभी निकलती नहीं है, ठीक है, ऐसा उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू, या फिर हम इसको लिखते हैं टी यू एन माइनस वन, ये सब लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसका। तो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और टोटल यूटिलिटी का फार्मूला क्या होगा, यानी जब हमें टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा ना, हम जब करेंगे इसको समेशन, कहाँ गया टोटल यूटिलिटी समेशन मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। ओके, ये हमारे जो है टोटल यूटिलिटी का फार्मूला हो गया। तो याद रखिएगा कि कभी भी आपकी एवरेज यूटिलिटी का फार्मूला नहीं होता है ना, हमेशा हमें किसको मतलब फाइंड करना पड़ता है, आपके मार्जिनल यूटिलिटी को एंड टोटल यूटिलिटी को। क्लियर। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपने नोट डाउन नहीं किया होगा तो। काफ़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उसको लिखते भी चलिएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका दो कंसेप्ट हमने समझा, व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर। मार्जिनल यूटिलिटी यानी जो हम जैसे जैसे हम एक अपना कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता चलती है ना। पर टोटल यूटिलिटी क्या होता है, जो हम पूरा मतलब जितना ज़्यादा कंजप्शन करना वो हमारी टोटल यूटिलिटी को बताता है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टी यू बिकम्स मैक्सिमम एंड एम यू क्या होगा। अगर आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी। तो अब इसको समझने के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको टोटल यूटिलिटी का ग्राफ आना चाहिए तभी तो आपको पता चलेगा। तो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपका टोटल यूटिलिटी का ग्राफ होता है। क्लियर। और यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी की ग्राफ होती है। तो जहाँ पर आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, यहाँ पर ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है और ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है। तो जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है वहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, याद रखिएगा कि ज़ीरो होती है। क्लियर। जहाँ पर हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है वहाँ पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी, कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक है। याद रखिएगा कि जो यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। क्योंकि देखो सपोज़ मैं पर्सन ए हूँ और कोई पर्सन बी है, तो डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है उस किसी भी प्रोडक्ट को खाने के लिए। जब वो खाता है तो उससे क्या मिलता है, उसको सेटिस्फेक्शन उसको अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। तो हो सकता है उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, मुझे कम मिल रहा हो उस प्रोडक्ट को खाने। सपोज मुझे किसी प्रोडक्ट को खाने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, तो दिस इज़ अ बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल फेनोमेना। ओके, ये आपके साइकोलॉजी पे आधारित है। दूसरा क्या है, एक सब्जेक्टिव है, दिस इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव आप इसको बताते हो कि मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला, अनरिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमें किसकी अपेक्षा कितना यूटिलिटी मिला ये भी बता सकते हो। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है आपके यूटिलिटी के, यानी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा यहाँ पर ट्रू है। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज टिल एम यू इज़ पॉजिटिव, तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है जब तक हमारा एम यू पॉजिटिव होता है। टोटल यूटिलिटी मिनिमम पॉइंट पे आता है व्हेन मैक्सिमम पॉइंट पे आता है व्हेन एम यू इज़ ज़ीरो, एंड टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगता है जब एम यू नेगेटिव होता है। यस, इट इज़ राइट, सारे पॉइंट्स यहाँ पर राइट है। अब समझते हैं इसको ग्राफ से। यहाँ पर आप देखो कि ये ग्राफ है आपका, ये जो है टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। क्लियर। यहाँ पर हमारी मार्जिनल टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। सेकेंड इज़ करेक्ट। फर्स्ट देखो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ कर रहा है
तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है तब तक, पॉजिटिव, उसकी वैल्यू ही डिक्लाइन कर रहा हो पर पॉजिटिव है अभी भी, तो इस वजह से यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट भी करेक्ट है। पर जैसे ही जैसे ही आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुआ, वैसे ही हमारा टोटल यूटिलिटी क्या करने लगा, डिक्लाइन करने लगा। तो ये वाला भी पॉइंट्स है, यानी सारे पॉइंट्स यहाँ पर करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। यानी जैसे जैसे हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ करता है वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है। पर जैसे ही आपका टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम पे पहुंचता है, वैसे ही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगता है, आपका डिक्लाइन करने लगा, ज़ीरो होने लगता है। उस टाइम हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाता है। पर एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमारा टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रहा होगा और उस समय मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पर इसको आप जो है डेटा से भी समझ सकते हो, अगर आप मतलब टेबल बना के भी देख सकते हो कि किस तरीके से ये आपका वैल्यू आ रहा है। तो इसके लिए आपको जो है फिर आपको टोटल यूटिलिटी फाइंड करने होगी, सारी चीज़ें आपको फिर लगानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर इस पॉइंट से, ग्राफ से ही समझ लो। हु बेसिकली प्रोपाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वी मार्जिनल जो है यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है किसने है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि डेविड रिकार्डो ने दिया है, ठीक है। इसको हम लोग जो है गॉसेन सेकेंड लॉ भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता है, इसको हम लोग गॉसेन सेकेंड लॉ भी कहते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह जो है इसको दिया है आपके गॉसेन ने, ठीक है। यहाँ पर गॉसेन का ये क्या है, सेकेंड लॉ। अब समझते हैं, अगर इसको आप जो है समझोगे तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन गुड एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल गुड। तो यहाँ पर अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन गुड देखें तो हमारा फॉर्मूला होता है MUM इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। यहाँ पर डिवाइडेड बाई आपका क्या होता है, याद रखिएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई आपका प्राइस ऑफ एक्स। तो ये हमारा जब बराबर हो जाता है तो हमें जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिराइव होता है आपके इन केस ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी के केस में। ऐसे ही तो हम इसको जो है आपके, क्योंकि हम यहाँ पर एक ही कमोडिटी कंसीडर कर रहे हैं, तो ये भी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ वन कमोडिटी है। पर ऐसे ही आपको डबल कमोडिटी के लिए फॉर्मूला देखना होगा, तो वहाँ पर डबल चीज़ें आ जाएगी, जैसे MUM इक्वल्स टू MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है इन केस ऑफ डबल गुड, देखो यहाँ पर हम डबल गुड ले रहे हैं। ये फॉर्मूला दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्लियर। तो यहाँ पर जो आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल का कंसेप्ट दिया गया है वो आपके किसके द्वारा दिया गया है, आपके गोसेन के द्वारा दिया गया। तो अगर हम इसको डिटेल में समझें तो याद रखिएगा कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको H.H. गॉसेन ने दिया है, ठीक है। ये अगर हम इस प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं तो आपके गॉसेन ने दिया है, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को गॉसेन का सेकेंड लॉ कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, गॉसेन सेकेंड लॉ कहते हैं, ओके। और सबसे ज़्यादा इसमें जो आपका सिग्निफिकेंट रिफाइनमेंट करने का बात कहते हैं हम लोग, तो वो किसके द्वारा किया गया है, मार्शल के द्वारा किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपके मार्शल के द्वारा यहाँ पर सिग्निफिकेंट इसमें रिफाइनमेंट्स किए गए हैं। जैसे इनका जो बुक था उसमें उन्होंने बोला है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में जो है उन्होंने काम किया। तो यहाँ पर तो आपका याद रखना कि H.H. गॉसेन ने क्या किया, इसको जो है आगे आपका पहली बार मेंशन करते हैं अपने काम में, ठीक है। जर्मनी के H.H. गॉसेन है। पर आपका मतलब जो सिग्निफिकेंट रिफाइनमेंट की बात कर लेते हैं वो किसके द्वारा किया गया है, मार्शल के द्वारा। तो यहाँ पर रिकार्डो तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है, रिकार्डो को कट कर लीजिएगा, रिकार्डो नहीं होगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पेपर में आपके मार्शल आ जाता है तो आप मार्शल टिक करिएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका मार्शल होगा। अगर सपोज़ मार्शल नहीं आता है, अगर पूछे कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि इसको हम लोग गॉसेन का सेकंड लॉ बोलते हैं। तो आप ऑप्शन सेकंड टिक करिएगा, ठीक है। समझ गया ना क्या बात मैं बोल रही हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। इंडिफरेंस कर्व इज, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, तो पहला ऑप्शन आपका कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्केव टू द ओरिजिन, या फिर बोथ होता है, या फिर ऑल ऑफ फॉल्स। याद रखिएगा कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है ये बेसिकली टू गुड्स के केस में, सपोज यहाँ पर गुड एक्स है और यहाँ पर गुड आपका वाई है, ठीक है। ये दो गुड्स के केस में होता है, ठीक है।
हमेशा ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ठीक है, ये आपका कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। याद रखिएगा कि अगर हम इसकी स्लोप की बात कर लेते हैं तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हम इसका स्लोप पता कर सकते हैं आपके इंटरफेरेंस कर्व का, और इसी की वजह से जो है आपका ये जो है आपके कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। साथ साथ ये भी है कि गुड एक्स का जब हम कंजप्शन बढ़ाते हैं तो जो है हमें वाई का घटाना पड़ता है, फिर हम वाई का कंजप्शन ज़्यादा कर रहे होंगे तो हमें गुड एक्स का कंजप्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस जो है आपके ट्रेड ऑफ की वजह से यहाँ पर जो ये आपका स्लोप होता है आईसी का, ये डाउनवर्ड स्लोप होता है। अब क्योंकि आपका जो एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जो ये हमारा स्लोप बताता है आपकी इंटरफेरेंस कर्व का, अगर ये आपका याद रखिएगा कि डिक्रीज़ करेगा तो हमारा कर्व कैसा होगा आपका, याद रखिएगा कि कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। अगर हमारा वैल्यू जो एमआरएस का है वो इंक्रीज़ करने लगेगा एमआरएस का, तो याद रखिएगा कि यहीं पर कर्व जो है आपका किस तरीके से बन जाएगा, कनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है। पर अगर कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट आ जाएगा तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है, आपकी आईसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एमआरएस, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू से जो है हमें पता चल जाता है कि आपके इंटरफेरेंस कर्व का जो है ग्राफ कैसा होगा। अब अगर हम एमआरएस की बात कर ले तो एमआरएस कैसा क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन, जिससे कि हमें पता चलता है कि कितना हमने कमोडिटी सेक्रीफाइस किया है एक यूनिट को गेन करने के लिए, ठीक है। तो इससे हमें आपका पता चलता है कि स्लोप ऑफ क्या है, आपके स्लोप ऑफ आईसी, ठीक है, स्लोप ऑफ आईसी हमें पता चलता है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, अगर किसी को नहीं याद है तो आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये एग्ज़ाम में आपके पूछता है, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख देती हूँ कि एमआरएस जो होता है चेंज इन, सपोज आप ले रहे हो चेंज इन गुड एक्स, सॉरी गुड वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन गुड एक्स, ठीक है, इससे भी डिनोट करते हैं। ये गुड्स का कम की कंसेप्ट नहीं ले रहा है, गुड एक्स। क्लियर, ओके। तो ये आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये हमारा जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है, आपके स्लोप को बता रहा है कि स्लोप कैसा होगा। ये डिक्रीजिंग है, एमआरएस डिक्रीजिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कर्व कैसा होगा आपका इस तरीके से, एमआरएस हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारा जो कर्व होगा वो आपका कनकेव बनेगा, ठीक है। अगर ये आपका एकदम कांस्टेंट 1 1 1 वैल्यूज़ आ गई तो आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा। क्लियर, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट गुड इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। यानी किसी भी गुड से हमको सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है, उसकी जो एबिलिटी है, उससे हम जो सेटिस्फाई हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं द स्लोप ऑफ बजट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारे का स्लोप पता होना चाहिए, चाहे आपका आइसो क्वांट है, चाहे आपका आइसो कॉस्ट है ना, इन सारी चीज़ों का आपको स्लोप ज़रूर पता होना चाहिए। तो बजट लाइन का स्लोप क्या है, तो इसके लिए बजट लाइन हमको समझना ज़रूरी है कि जो आपका बजट होता है, बजट लाइन होता है क्या ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, बजट लाइन को हम लोग और क्या कहते हैं, पहले तो नोट कर लीजिए। बजट लाइन को हम लोग और क्या कहते हैं, प्राइस लाइन कहते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग प्राइस लाइन कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बजट लाइन का जो स्लोप है वो कैसे निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्राफ समझना पड़ेगा। एक ग्राफ आप ले लो, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। बजट लाइन आइदर ऑफ द एक्सिस को टच करता है। क्लियर, अब बजट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो आपका क्या होता है, पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई, मतलब प्राइस ऑफ एक्स इंटू, देखो ना मतलब आपको कैसे निकालते हो आप बजट, जैसे प्राइस इंटू क्या कर देते हो, क्वांटिटी। तो यहाँ पर मैंने प्राइस ऑफ एक्स एंड उसकी क्वांटिटी, प्राइस ऑफ वाई और उसकी क्वांटिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास कितना पैसा है ना, ये हमारे बजट को बताता है, ठीक है। और ये आइदर ऑफ द एक्सिस को टच करता है, ये दो गुड्स के केस में ही हम लेते हैं, ठीक है। हम दो गुड्स के केस, सपोज यहाँ पर गुड एक्स है और ये गुड वाई है, ठीक है। इस लाइन पे जो भी चीज़ है वो हम क्या कर पा रहे हैं, अफोर्ड कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पर हम कोई पॉइंट होता तो वो हमारे लिए नॉट फीजेबल होता है ना, हम उसको नहीं खरीद पाते, नॉट अफोर्डेबल होता, सॉरी हम जो है, सॉरी ये नॉट फीजेबल होता, मतलब हम जो खरीद पाते पर हमारा पैसा भी बच जाता, हमारा मतलब पूरा बजट जो है, पूरा जो है जितना हम पैसा ले गए थे वो खर्च नहीं होता। सब उसके बाहर पॉइंट पे होते तो क्या होता, नॉट पॉसिबल, हम इसको नहीं खरीद पाते, नॉट फीजेबल हो जाता ना। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। अब हम स्लोप की बात करते हैं।
तो स्लोप कैसा निकलता है? तो स्लोप याद रखना कि जो हमारा स्लोप इसका फाइंड आउट होता है वो हमारा नेगेटिव होता है इसका स्लोप। क्लियर? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, तो इसका नेगेटिव स्लोप होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, px माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, क्लियर? ये आप जो है याद रखिएगा कि स्लोप ऑफ बजट लाइन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव फॉर्म में होता है। ओके, तो यहाँ पर जो पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका फर्स्ट वन। ठीक है, आप लोग इसको नोटेड डाउन करिएगा। यूटिलिटी इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है? आपके यूज़फुलनेस से, करेक्ट है, मोरालिटी से, एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट एंड ऑल ऑफ अबव। यस, ये सारों चीज़ों से आपकी यूटिलिटी जो है रिलेट करती है। क्लियर? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, हम किससे यूटिलिटी को मेज़र करते हैं? मनी से। क्लियर? यहाँ पर हम यूटिलिटी को किससे मेज़र करते हैं? मनी से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इज कॉल्ड, उसको हम लोग और क्या कहते हैं? तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का याद रखिएगा कि कई नाम है। एक आपका लॉ ऑफ जो है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, एक और नाम है इसका। तो जो इसका सेकंड नाम है वो आपका है लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जैसे आपका लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं, ये भी करेक्ट है। एक और इसका नाम लिख लीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ओके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्लियर? तो ये भी आपके यूटिलिटी मतलब आपका लॉ ऑफ जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी उसका नाम है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग और क्या कहते हैं? गॉसेन का सेकंड लॉ। ठीक है, गॉसेन सेकंड लॉ। क्लियर? नेक्स्ट जो है देख लेते हैं इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व आप सभी को पता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो हम इसका स्लोप कहाँ से देख रहे हैं? लेफ़्ट से राइट की तरफ। ठीक है, ये आपका लेफ़्ट से राइट की तरफ इसका स्लोप होता है और कैसा होता है? आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये मेरा बताता है कि हर पॉइंट पे, इंडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पे, चाहे जो भी कॉम्बिनेशन हो गुड एक्स का और वाई का, हमें क्या मिलता है? हमेशा इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। सपोज़ हम वाई को 10 खरीद रहे हैं और एक्स को 2 खरीद रहे होंगे, और अगर हम वाई को जो है अब कम खरीद रहे हैं, 5 खरीद रहे हैं, और यू को जो है हम जो है 6 खरीदने लगे, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे आपका ए और बी, यहाँ पर दोनों पे क्या है? हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो हमेशा इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो आपका लेफ़्ट टू राइट होता है। और इसमें कुछ जो है इसके फीचर्स लिख लीजिएगा कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा आपका कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओके, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होने का कारण क्या है? आपके एमआरएस का घटना। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का घटना, इसकी वजह से हमारा कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए आपका आईसी हुआ क्योंकि दो गुड्स के बीच में हमारा ट्रेड ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। मतलब एक्स को, वाई को हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो एक्स को हम कम कर रहे हैं। जैसे हम वाई का कंजप्शन घटा रहे हैं तो हमारा एक्स का कंजप्शन बढ़ रहा है, तो इस वजह से ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर? और कभी भी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द यूटिलिटी। जितना ज़्यादा हमने सोचे कि IC3 पे है तो हमारी यूटिलिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ यूटिलिटीज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। याद रखिएगा कि जब हम समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर देते हैं तो हमें टोटल यूटिलिटी गेन हो जाता है। ठीक है, एडिशन ऑफ यूटिलिटी मतलब जितना भी हमें यूटिलिटी मिला सारों को जोड़ दो तो हमें टोटल यूटिलिटी पता चल जाती है। इसी तरीके से आपने अभी मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट देखा था, तो डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी है ना। और या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं TUN माइनस TUN-1, ये आपके यूटिलिटी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर यहाँ पर आपका टोटल यूटिलिटी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वो प्रोपाउंड द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा कि ऑर्डिनल यूटिलिटी जो अप्रोच है वो किसके द्वारा दिया गया है? हिग्स एंड एलन। और हिग्स एंड एलन ने यहीं पर आईसी इंडिफरेंस कर्व का जो है कंसेप्ट देखने के लिए हमें मिलता है। हु प्रोपाउंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो याद रखिएगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे इंसान जो है कंजप्शन करते जाता है उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या होने लगती है? हमारी डिक्लाइन होती है। हम देख रहे हैं यहाँ तक जो है आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, एक टाइम पे आपका क्या होता है? ज़ीरो हो जाता है और फिर आप जो है नेगेटिव में चले जाते हो। ठीक है,
नेगेटिव में चले जाते हो। तो ये जो दिया किसने है, तो गॉसेन ने दिया। गॉसेन के फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट केस हमारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ठीक है, किस पॉइंट पे होगा, तो जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर होगी वहाँ पर हमारे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहीं पर होता है जहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है प्राइस के बराबर हो जाती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द कैपेबिलिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। ईजी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, तो आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर कहाँ हो जाएगा, तो जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाती है। देखो आपका एम यू इक्वल्स टू आपके प्राइस के बराबर हो जाती है, वहाँ पर हमारा जो होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव, तो टोटल यूटिलिटी हमारा क्या होगा, हमने ग्राफ में भी देखा था, तो आपकी डिक्लाइन करने लगती है, ठीक है। ये अगर हम देखें तो ये आपका टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जहाँ पर आपका मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी है वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 0 है। उसके बाद जब नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव जब मार्जिनल यूटिलिटी देख रहे हो ना, यहाँ पर इसके बाद जो है आपका टोटल यूटिलिटी क्या है, डिक्लाइन करने लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि यहाँ पर फॉर्मूला होता है एम यू एम इक्वल्स टू एम यू ए अपॉन पी ए, इस तरीके से ले लो, या फिर एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और एम यू बी अपॉन पी बी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी क्या होगा आपका, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हम मेज़र कर सकते हैं, कैन बी मेज़र एंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मनी, ठीक है। आपके मेज़र भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है मनी के टर्म्स में, क्योंकि मार्शल जो है आपका कौन सा कॉन्सेप्ट देता है, याद रखिएगा कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, वहाँ पर आप नंबर्स में मेज़र कर सकते हो ना यूटिलिटी को। ओके, तो ऑप्शन ए एंड बी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट हमारा है द विच एलिमेंट इज़ एसेंशियल फॉर डिमांड, कौन सा एलिमेंट जो है डिमांड के लिए एसेंशियल है। पहला तो आपका डिज़ायर टू कंज्यूम, दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रिसोर्स, तीसरा है विलिंगनेस टू कंज्यूम एंड एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए। देखो डिज़ायर एंड डिमांड में ये डिफरेंस होता है कि हम डिज़ायर किसी चीज़ भी कर लेते हैं, पर जो आपकी डिमांड होती है वो हमें क्या चाहिए कि मतलब डिमांड के लिए हम एक तो डिज़ायर होना चाहिए प्लस आपकी एबिलिटी टू पे भी करना चाहिए, मतलब आप एबिलिटी टू पे भी कर सको, है ना, योग्य हो पे करने के लिए, तो तब तो हम कहेंगे कि जो है आपकी वो डिमांड है। तो ये सारी कंडीशन आपकी ज़रूरी है, डिज़ायर होना चाहिए, है ना, रिसोर्स आपके पास होना चाहिए, पैसे आपको देने के लिए होने चाहिए, तब जाके वो डिमांड क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका डी वाला हो जाएगा। डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स, तो आपको पता है कि डिमांड कर्व आपका क्या होता है, लेफ़्ट से राइट जो है स्लोपिंग डाउनवर्ड करता है। क्यों करता है, क्योंकि हमें पता है कि डिमांड में हमारा जो होता है नेगेटिव रिलेशनशिप होता है आपके दोनों कमोडिटीज़ के बीच में, सॉरी यहाँ पर जो है प्राइस और प्राइस एंड गुड एक्स लेते हैं। जब प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इंक्रीजेज, मान लो कि 10 रुपये है तो आप सिर्फ 3 की डिमांड करोगे, ठीक है। जैसे ही आपकी प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्लाइन कर जाती है, सपोज़ ये सिर्फ 2 रुपये हो गई, तो आप जो है अब कंजप्शन जो है ज़्यादा करोगे। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो ये आपका देखने के लिए मिल रहा है, कैसा देखने को मिल रहा है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। आपका डिमांड कर्व जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है एक्सपेंशन। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं, मतलब आपका बी से हम जा रहे हैं ए की तरफ, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन। देखो कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम 6 से अब हम अपनी डिमांड सिर्फ कितना कर रहे हैं, 3 ही कर पा रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन है। पर अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएं, तो मतलब ए से बी पे जाएं, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा। अगर हम देखो बी से ए की तरफ जा रहे हैं तब तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है, पर हमारा एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन कब होगा, जब आप मूव करोगे किसकी तरफ, ए से बी पर। क्लियर। तो ये 2 कंसेप्ट है, ये आपका जब प्राइस कीमत चेंज होता है तब के केस में। और एक होता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग आप जानते हो ना कि सपोज़ कि स्टिल आपकी प्राइस कमोडिटी की 10 रुपये है, आपकी डिमांड सिर्फ जो है D1 थी, अब जो है आपकी डिमांड बढ़ जाए, D2 बढ़ जाए,
तो ये हमने क्या क्या हुआ, हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट किया है ना, हमारे डिमांड कर्व में शिफ्टिंग हुई, किधर शिफ्टिंग हुई, राइटवर्ड, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्टिंग हुई, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्टिंग हुई। और अगर आप इसी में देखते हो कि हम इस वाले डिमांड कर्व पे आ गए, ठीक है, D3 पे आ गए, तो यानी हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग है। तो राइटवर्ड शिफ्टिंग का मतलब हमारी डिमांड इंक्रीज़ करती है, अगर हम लेफ्टवर्ड जाते हैं तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है आपकी, ठीक है, आपकी डिक्रीज़ कर जाती है, यानी कम हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर जो करेक्ट है वो आपका ऑप्शन ए है कि आपका स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, आपका होता है लेफ्ट टू राइट। इन विच गुड प्राइस फॉल्स डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। लगातार जो है प्राइस फॉल करती है फिर भी हम उसकी डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करते हैं। तो इन केस ऑफ लग्जरी, नेसेसिटी गुड हो गया, नेसेसिटी जैसे मेडिसिन हो गया, अब रोज़मर्रा की जो चीज़ें खा रहे हो उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर प्राइस फॉल भी होती है, यानी आपका डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन द डिमांड, यानी आपके डिमांड में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डिमांड। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं डिमांड को, तो याद रखिएगा कि प्राइस, चेंज इन इनकम, येस, और टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ये भी डिपेंड वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम एग्रीगेट तौर पे देखें तो पॉपुलेशन भी डिमांड को इफेक्ट करती है, ठीक है, पॉपुलेशन, टाइम, है ना, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर सारे करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गुड विच कैन अल्टरनेटिवली बी यूज्ड आर कॉल्ड। तो उसको हम अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड बोलते हैं, जैसे आपका टी एंड कॉफ़ी हो गया, ठीक है, एंड कॉफ़ी, ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूट गुड है। अगर टी की प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, तो हम किसकी डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं ज़्यादा, आपकी कॉफ़ी की। तो एक ऐसा संबंध है आपका धनात्मक, ठीक है, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है आपके सब्स्टिट्यूट गुड में। पर हम अगर कॉम्प्लीमेंट्री में देखें तो जैसे कार हो गया और पेट्रोल हो गया, ठीक है, तो कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल देखोगे तो कार का जो प्राइस अगर बढ़ गया तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज़ कर जाती है। तो यहाँ पर जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में होता है वो आपका नेगेटिव रिलेशन होता है। क्लियर, ये आप याद रखिएगा, प्राइस एंड डिमांड की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा, अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड होता है। लॉ ऑफ डिमांड इज़, कैसा है आपका लॉ ऑफ डिमांड, तो याद रखिएगा कि ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट भी है एंड क्वांटिटेटिव में भी आप बता सकते हो, क्वांटिटी में भी बता सकते हो कि क्या है ना, कि हमारा अगर सपोज़ कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सिर्फ हम प्राइस एंड जो है डिमांड के बीच में रिलेशनशिप लेते हैं, तो प्राइस ज़्यादा रहती है तो हमारी डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तो हमारी डिमांड ज़्यादा रहती है। तो ये जो है क्वालिटेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। पर अगर इसको हम इन डिटेल समझें तो अगर आप जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हो, ठीक है, तो अगर हम लोग को पता है कि हमारी डिमांड कितनी ज़्यादा आपकी चेंज हो रही है या फिर क्या हो रहा है, तो हमें फिर जो है इलास्टिसिटी को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है एक कैसा कंसेप्ट है आपका, याद रखिएगा कि क्वालिटेटिव, पर क्वांटिटेटिव में हम पढ़ते हैं क्यों हैं, किस चीज़ को पढ़ते हैं, आपके इलास्टिसिटी को पढ़ते हैं, है ना, कि कितना डिग्री चेंज आया है, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ते हैं, ये आपका कितना डिग्री में चेंज आया है, इस चीज़ को हम लोग इलास्टिसिटी में देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट अगर हम देखेंगे डिमांड का, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखेंगे, पर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर आपके लॉ ऑफ डिमांड, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, बोथ और नॉट करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट हमारा है कौन सा डिमांड फंक्शन है। डिमांड फंक्शन आपका डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के रिलेशन ले रहे हो। जैसे डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ, हो सकता है आपका प्राइस, इनकम, ठीक है, पॉपुलेशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, है ना, ये सारी का फंक्शन हो सकता है ना। यहाँ पर हमें जो है सिर्फ एक का ही फंक्शन लेना है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो थर्ड वाला होगा, क्योंकि डिमांड देखो प्राइस पे भी निर्भर करती है। अगर आपकी प्राइस ज़्यादा होती है तो डिमांड कम होती है, अगर प्राइस जो है कम हो जाती है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है ना, ये भी आपका होता है कंसेप्ट। अगर हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो हमारी डिमांड ज़्यादा होती है, और हमारा इनकम कम होता है तो हमारा डिमांड कम होता है। इन केस ऑफ जो है नॉर्मल गुड, अगर और भी गुड्स है उसके टाइप में पढ़ोगे तो आपको बाद बताऊँगी, ये सब आगे जो है कॉन्सेप्ट आएगा।
पॉपुलेशन की बात करेंगे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी डिमांड डिक्रीज़ करेगी। तो ये दीज आर द डिमांड, इस पर पूरा निर्भर करता है, चाहे आपका पॉपुलेशन हो, चाहे आपका जो है प्राइस हो, चाहे आपका टेस्ट हो, चाहे प्रेफरेंस हो, ये सारी चीज़ों पे निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, सिर्फ प्राइस के एस्पेक्ट में यहाँ पर लिया है। क्लियर? तो ये आपके यहाँ तक के कुछ और क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वीडियो में 37 क्वेश्चंस आपको अभी और मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो से जुड़े रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। धन्यवाद।